अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह कुछ और सोचने के हवाले से सिंध असम्बली में तकरीर की है, उसके बाद फिर कराची की सियासत में काफ़ी हलचल देखने में आ रही है। कुछ जो दीगर ज़रा हैं, कुछ मुक़्तदर हल्के हैं, मुराद अली शाह के स्टेटमेंट के हवाले से मैंने उनसे भी बात की, पूछा कि मुराद अली शाह साहब किन को धमकी दे रहे थे, तो उनका ये कहना था कि MQM को ही धमकी दे रहे थे, पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से या पाकिस्तान के किसी बड़े इदारे को धमकी नहीं थी, ये मुझे कहा गया। लेकिन मैंने उस खोज में लगाऊँ कि बुनियादी तौर पर जो MQM के बानी MQM की जो सरपरस्ती में MQM एक मजबूत MQM समझी जाती थी कराची में, पूरे सिंध में उनकी बात भी मानी जाती थी, तमाम सियासी जमातें भी MQM के पास चल कर आती थी और उसके बाद फिर हुकूमत में निकलना, वापस जाना, ये सारी बातें होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कराची के जो शहरी हैं उनको रिलीफ भी ज़रूर मिलता था। लेकिन उसके बाद फिर जब ये टूट फूट का शिकार हुई तो उसके बाद फिर बहुत सारी अक्सरियत ऐसी है जो खामोश तरीके से रूपोश हो गई या एक अंडरग्राउंड चली गई। अब वो ना तो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं, बल्कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो हकूक़ हैं वो भी मारे जा रहे हैं, लेकिन अब वो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ उठाने वाला उनके लिए कोई नहीं है। मैं फ़ारूक सत्तार साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आज ये सारे सवाल उन तक रखूँ ताकि जो कराची वाले जिनके जो किसी से सवाल नहीं कर पाते, जिनके पास जो है वो अप्रोच नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके सारे सवालों के जवाब आज फ़ारूक सत्तार साहब से रखूँ ताकि ये चूँकि बुनियादी रहनुमा रहें तो वो सारी बात क्लियर कर सकें। तो फ़ारूक सत्तार साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह वहाँ असम्बली में बात की और उसके बाद आप मुतालबा करें आसिफ जरदारी से मुलाकात हो, बिलावल भुट्टो से मुलाकात हो और उनको समझाएं, तो आप नहीं समझते कि इतनी बड़ी बात जो है मुराद अली शाह ने अपनी मर्ज़ी से कह दी? क्या उनके पीठ पीछे इन दोनों शख्सियात का वास्ता नहीं होगा इस स्टेटमेंट के पीछे? देखें, मैं इस चीज़ की ना तहकीक में जाऊँगा ना मुझे ज़रूरत है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो सरबराह है पार्टी के, अगर उनके मुंह से ये वाली बात नहीं आई है तो मेरी अब भी मुझे उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो और फ़ारूक सत्तार मिलकर सिंध को बचा सकते हैं। और उस आग में जिसमें झोंका जा रहा है, चाहे ये मेरे बाकी मानदा जो MQM के आक़िबत नाअंदेश और जो नादान क़यादत है, ये भी आस्तीनें चढ़ाकर लड़ाई पर तुली हुई है, और ये भी एक जो क़त्ल व गारतगरी का स्टेज है, सूबे का नारा देकर आम सिंधियों के जज्बात को मजरू कर रही है। और मुराद अली शाह ने भी जो बात की है वो तो अगर गौर से देखें तो वो पाकिस्तान मुखालिफ है कि हमें पाकिस्तानी समझें। इसका मतलब है आपको कौन पाकिस्तानी नहीं समझता? आपका पूरा हिस्सा है पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की एक वफाकी इकाई हैं। 12,000 अरब रुपए आपको मिले हैं 13 सालों में, उसका कोई हिसाब आप किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। जब आईना उनको दिखाया तो बुरा मान के जब आपको दिखाया आपकी कारकर्दगी, बदतरीन हुक्मरानी, पहले बिल्डिंग कंट्रोल KBCA को SBCA बनाया, मास्टर प्लान को सिंध गवर्नमेंट मास्टर प्लान, फिर वाटर बोर्ड को सिंध गवर्नमेंट वाटर बोर्ड आपने बना दिया। इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, यानी कचरा उठाना, सब कुछ ले गए। मोटर व्हीकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो लोकल होना चाहिए बल्दियाती, वो पहले आपके पास है, वो देने के लिए आप तैयार नहीं है। म्यूनिसिपल सर्विसेज ले गए, तालीम इदारे, अस्पताल बचे थे, वो भी आपने जो है वो इस बार में शब खून मार के ले लिए। तो ये सारे इक़दाम जो दही और शहरी सिंध की खलीज है उसको पाटने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए नहीं, उसको गहरा करने के लिए हो रहे हैं। नफ़रतों का बीज बोया जा रहा है। वॉट यू सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही काटोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुनाफरतों को ख़त्म करने के लिए जो मुतासिबाना और मुनाफरत पर मबनी अमल है उनको ख़त्म करना होगा। मैंने मुतालबा किया बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी फिलफौर अपनी सूबे की टीम को हुक्म दे कि इस वक्त वापस उसी स्टेट उसी कैफियत पर ले जाएं। 2013 का बिल भी काला कानून है, 2013 का बिल भी काला कानून है, लेकिन ये काला तरीन सया तरीन है जो तरमीम हुई है। अब्बासी शहीद मेडिकल कॉलेज KMDC और सोबराज अस्पताल प्राइड है कराची वालों की, कराची वालों के टैक्सों से आपकी पार्टी इतनी मजबूत थी कि दुनिया भर के या पाकिस्तान भर के जो बड़े बड़े सियासतदान थे वहाँ आके झुकते थे। आपकी पार्टी का ज़वाल क्यों आया और उसके बाद फिर आज मजबूरन आप लोगों से टाइम मांग रहे हैं? अपनी पार्टी को दोबारा ऐसा क्यों मजबूत नहीं कर पाते या कर पा सकते कि वही सियासतदान आपकी बात मानने के लिए, शहरी कराची वालों की बात मानने के लिए आपके दरवाजे पे आए? देखें, मैंने 1 साल इंतज़ार किया खालिद मकबूल सिद्दीकी का। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा फबे आए, मेरे दरवाजे खुले। अब वो सिर्फ घर पे बैठ के
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं दरवाजे खुले में सब आ जाएं। तो भाई ये कोई 17 ग्रेड की नौकरी, हम जाएं, सीढ़ियाँ चढ़ें और अपनी ज्वाइनिंग दें और ये कहें हमारी सैलरी कितनी है और हम सुबह 8 से 5 बजे आ जाएं। देखें यार, ये सियासत है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है यार, ये लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। ये बहुत ही अनाड़ी लोग ऐसी बात करते हैं कि आ जाएं दरवाजे खुले में। आए ना मेरे साथ अकेले बैठे 12 घंटे, मैं इशरतुल इबाद के साथ भी तो बैठा ना। उनके तजुर्बे से मैंने, मेरे तजुर्बे से उन्होंने फ़ायदा उठाया। कुछ उनके अंदर खामियाँ हैं, कुछ मेरे अंदर हैं, लेकिन हमें मिलकर ही अपने शहर को, इस सूबे को, मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल के कौमी एजेंडे पे काम करना है। तो भाई खामोशी से 1 on 1 मिले ना मेरे साथ। 1 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मिलने के रवादार नहीं, किसी ना किसी बहाने से पीछे हट जाते हैं, कोई ना कोई बहाना करके। फिर तो मैं मिन्नत नहीं कर रहा, अब मैं मरा भी नहीं जा रहा, मैं अकेला निकला हूँ, सारी जमातों से मिलूँगा। और यकीन माने अगर मैंने अपना कोई आज़ाद ग्रुप ऐलान कर दिया गैर जानिबदार इस कराची में, तो भले मुझ पर भी इल्ज़ाम होगा कि मैं भी तकसीम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा रास्ता आप क्या छोड़ रहे हैं कि जब आप MQM के क़िबले को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं, उसकी पतंग की उड़ान को सही करने के लिए तैयार नहीं, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। 29 बिल आपने एक टेलीफोन कॉल पर आपने 29 बिल पास करा दिए। 48 घंटे पहले कह रहे थे नहीं, एक तरफ कह रहे थे हम वजारत में नहीं जाएंगे जब तक हमारे मसाइल हल हो जाए ना, उसी वजारत पे गुजारा, उसमें भी आपका वज़ीर कह रहा है कि नीचे मेरी ब्यूरोक्रेसी मेरी बात सुनती नहीं है। तो ऐसा बेबस वज़ीर, बेख्तियार वज़ीर, बेख्तियार मेयर, फिर भी 4 साल इख्तिदार में, फिर भी 3.5 साल से भी आप PTI के साथ इख्तिदार में। तो इसलिए मुझे अब कराची में जमात इस्लामी से भी मिलना है, सिराजुल हक से मिलूँगा, मैं इस्फंदियार वली ANP से भी मिलूँगा, फजलुर रहमान से भी मिलूँगा, मौलाना फजलुर रहमान से, और मैं PTI के भी कुछ बड़ों से मिलूंगा। तो मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं खालिद मकबूल को भी 1 on 1 हैसियत में मिलूंगा। अगर वो मुझे, मैं नहीं कह रहा कि मुझे वो पार्टी में ले ले, लेकिन यार मेरा रोड मैप तो समझ लें, जो मैं आगे कह के आ रहा हूँ अपने बच्चों को। अगर उन्हें इसी शहर में रहना है, इसी शहर को रहने के काबिल बनाना है, थोड़ा बहुत, पूरी दुनिया तंग हो गई, अब वहाँ हर आदमी बाहर नहीं जा सकता। 3 करोड़ लोगों को कराची में रहना है, जीना है, मरना है, यहीं बसना है। सर, वज़ीर आला सिंध ने जैसे धमकी दी, खुलेआम धमकी दी, सबके सामने धमकी दी, पाकिस्तान के खिलाफ बात की। यकीनन आप भी जो कोशिश कर रहे हैं वो एक आवाम के लिए, कराची के आवाम के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी किसी यूनाइट हो जाए, उनके फ़ायदा हो। तो फिर MQM वहाँ से शुरू क्यों नहीं करती, जहाँ एक मजबूत एक MQM थी अपने चेयरमैन, अपने सरबराह की सरपरस्ती में, ताकि ये धड़ेबंदी भी ना हो और आवाम का फ़ायदा भी हो। देखें, सही या गलत, सरबराह तो खालिद मकबूल सिद्दीकी है ना, मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि सही है गलत। मैं इससे पहले मुझसे सरबराही छीन के लिए, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो सबको कह रहा हूँ कि आए बैठे। मैं तो एक वक्त PSP को भी अगर मौका मिला तो उन्हें भी समझाऊँगा कि देखें, ये अपनी 1.5 इंच की मस्जिद कायम रखे, अपनी अपनी अना का ग़ुलाम बन के हम लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। ये वोट बैंक तकसीम हो गया है, हमें दोबारा अपनी अजमत को बहाल करना, अगर लोगों की इज़्ज़त नफ्स को बहाल करना। सर, मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी क़यादत में इकट्ठे नहीं हो सकते। एक वज़ीर आला इतनी बड़ी बात करके वज़ीर आला के मनसब पर बैठ सकते हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब भी तो दोबारा से एक साथ हो सकते हैं, सब क्यों नहीं हो सकते? देखें, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो जो सबसे जदीद जहाज़ है वो 777 है या 787, वो एयरबस भी आई एक 380 और 777, ये 2 बड़े, ये भी साले 40,000 फीट से ऊपर नहीं जाते। जी ठीक। वो छोटे वाले जहाज़ तो ATR तो 16,000 पे उड़ते हैं। तो आपने जो सवाल किया है वो 40,000 फीट से बुलंदी वाला सवाल है, तो मेरे से बनता ही नहीं है, जवाब की गुंजाइश वो मेरे से बनता ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की भी बात सुनी। उनका कहना है कि जो मैंने सवाल किया वो 40,000 फुट की बुलंदी से भी ऊपर का सवाल है, तो लिहाजा वो उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन कराची वालों के दिमाग में अब भी सवालात जो है वो कायम हैं। उम्मीद करते हैं कि कराची की जो खामोश एक अक्सरियत है उनके जवाब ज़रूर मिलें, बल्कि उनके जो हकूक़ हैं उनको वो ज़रूर मिले, ताकि जिस तरह दीगर सूबों और दीगर जो शहरों में जो लोग अपने सरकारी मुलाजमों, अपने पानी, सेवरेज, तालीम और उसके अलावा सेहत के जो मसाइल हल कर रहे हैं, इसी तरह उनके भी मसाइल हल हों। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।